हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एनसीईआरटी के +2 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 2 है, उसके जो है न्यूमेरिकल्स और अदर क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं दैट हाउ मेनी मिल्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ 2। ठीक है, तो 1 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्वल मोल्स हैं। ठीक है, अब वो 0.5 मोल्स पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ करके उनका कोई नंबर होगा, और 0.4 मोल्स हो सकते हैं, 0.6 मोल्स हो सकती हैं, लेकिन टोटल वेट कितना होगा? 1 ग्राम। ठीक है, तो निकालना क्या है कि हाउ मेनी मिल्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। तो जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 प्लस HCl की रिएक्शन है बेसिकली, तो और NaHCO3 की HCl के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पर एक ही सोडियम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ही सोडियम आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 HCl है तो यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, हम बैलेंस कर रहे हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 H2H एंड वाटर। 1 सोडियम 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो बेसिकली जो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल HCl और इसका 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल HCl। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो बेसिकली हमें अब मोल्स निकालने हैं ताकि हम काउंट कर सकें कि कैलकुलेट कर सकें कितना HCl लगेगा। ठीक है, अब मोल्स ने बता तो दिया कि इक्वल मोल्स हैं, लेकिन इक्वल मोल्स कितने हैं वो नहीं बताया। उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है हमारे पास एक मिक्सचर है बेसिकली। ओके, तो फिर हम अभी क्या करते हैं, तो हम लेते हैं, मान लो कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है दैट इज इक्वल टू X अमाउंट है, और जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है दैट इज़ 1 - X है। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है 1 ग्राम है तो एक X है, तो दूसरा कितना आ गया हमारे पास? 1 - X आ गया। ठीक है, चलो अभी हम इसके मोल्स लिख लेते हैं। तो आई विल राइट N, लेट्स से हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ फॉर सोडियम कार्बोनेट। सो N इज इक्वल टू वेट और मोलिकुलर वेट ओवर मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ऐसे इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? वेट कितना है? 1 - X ओवर इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट। सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट है 106 एंड बाइकार्बोनेट का है 84। इसका हमारे पास आता है 106 और इसका आता है हमारे पास 184। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो ऐसा करते हैं, इसको N1 लिख लेते हैं, इसको N2 लिख लेते हैं, इसको N1 लिख लेते हैं, इसको N2 लिख लेते हैं। गॉट इट? सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 - X। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला है कि इक्वल मोलर है, नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब N1 इक्वल टू N2 है हमारे पास। अगर N1 इक्वल टू N2 है तो हमारे पास क्या है? X इक्वल टू 1 X डिवाइडेड बाई 106 इक्वल टू 1 - X डिवाइडेड बाई 84 है। ठीक है, अब हमारे पास कैलकुलेशन से इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 84 इंटू X, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इक्वल टू इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 106
इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा 106 माइनस 106x। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये 106 को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 84 प्लस 106 इक्वल टू 106। तो दोनों में हमारे पास क्या है x भी है, x भी है। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 190 x इक्वल टू 106। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 106 डिवाइडेड बाई 190, 106 डिवाइडेड बाई 190, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.55। ओके, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.55। ओके, तो हमारे पास जो x है वो आ गया 0.55। x क्या था, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 के x की वैल्यू अभी हम यहाँ भरेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 0.55 ओवर मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना था 106। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 106, तो आ गया 0.005। 0.005, अगर आगे भी लेना है तो लेट्स से 2। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब उसने बोला कि इक्वोमोलर हैं तो दूसरा भी कितना आ जाएगा, N2 भी कितना आ जाएगा 0.0052, कि उसे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 1 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कर देंगे, ये वाला 0.55 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कर देंगे। मोलिकुलर वेट कितना था इसका 84। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो अभी मैं देख लेता हूँ कितना आंसर आता है। मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइनस 0.55 डिवाइडेड बाय 84, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.0053। 0.0053। ठीक है, तो इक्वल आ गया उसके ऑलमोस्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दोनों के आ गए। तो अभी क्या निकालना है हमें, यहाँ से HCl की अमाउंट निकालनी है। तो सोडियम कार्बोनेट के केस में HCl कितना लगेगा, सोडियम कार्बोनेट कितने मोल हैं 0.0052, तो इसका लगेगा 0.0052 इंटू 2। सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना लगेगा 0.0052। ठीक है, क्योंकि एक मोल है वो 2 मोल्स ऑफ HCl लेता है, तो इसके कितने मोल थे 0.0052, तो वो HCl कितना लगेगा 0.052 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर भी कितने थे 0.005, लेट्स से 3, अगर हम लेते हैं 3 इंटू 1 HCl। ओके, यही तो था 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल, 0.0052 मोल 0.052 इंटू 2 एंड 0.0053 0.0053। ओके, अब इसका जो हम कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके हमारा जो फाइनल आंसर आता है दैट वुड बी 0.0157 समथिंग। ठीक है, HCl। तो हमारे पास इतने जो मोल हैं HCl के लगेंगे। ओके, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हाउ मैनी मिल, हमें वॉल्यूम निकालना है बेसिकली। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गई कि इतने मोल्स लगेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, किसका 0.1 मोलर HCl का। अब 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या है, 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या है, क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है पर 1000 मिल। ठीक है, 1000 मिल के रिस्पेक्ट में होती है, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 मिल कंटेन 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोलर का मतलब क्या है कि 1000 मिल कंटेन 0.1 मोल, क्योंकि मोलैरिटी दी है तो ये 1000 के रिस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अब हमें को कि वॉल्यूम निकालना है तो हमें इसको उल्टा लिखेंगे कि 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 मिल, 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ओवर 0.1 मिल, और हमें चाहिए कितना 0.0157 मोल प्रेजेंट इन 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.0157, ठीक है। 1000 इंटू 0.0157 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 इंटू 0.0578 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आएगा 157.8। ओके, तो हमारे पास आंसर आता है 157। सॉरी, ठीक है, इतना मिले अप्रोक्सीमेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो यही हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी मिल्स ऑफ 0.1 मोल HCl आर रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपको ये इक्वेशन याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट विद HCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, तो उससे ये जो है क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता, आपको बैलेंसिंग नहीं पता कि कैसे रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल आपके लिए टफ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है। इन दो सोल्यूशन थे, उनको आपस में मिक्स किया गया है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हमारे पास A एंड B है। मान लो कंपोनेंट हमारे पास एक तो A है और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट क्या है, B, ओके। तो 25% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम। 25% का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम कंटेन कितना, 25 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हमारे पास 1 ग्राम कंटेन कितना आएगा, 0.25, और 300 ग्राम कंटेन कितना करेगा, 0.25 इंटू 300 इक्वल टू 75 ग्राम, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या निकाला है कि 25% सोल्यूशन था, तो उसके 300 ग्राम में सोल्यूट कितना होगा। हमने ये निकाला है कि उसके 300 ग्राम में सोल्यूट कितना होगा अगर उसकी कंपोजिशन जो परसेंट है 25% है, ठीक है। बिकॉज 100 ग्राम कंटेन 25, तो 300 ग्राम कंटेन 75। वैसे ही वहाँ से निकालेंगे 400 ग्राम और 40% है। 40% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में कितना होगा, 40 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 40/100, और देन 400 ग्राम में कितना होगा, 40/100 इंटू 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम, ठीक है। तो A भी आ गया, B भी आ गया। अब A और B का टोटल कितना होगा, A प्लस B की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 160 प्लस 75, तो ये आ गया हमारे पास 235 ग्राम, ठीक है। दोनों को मिक्स किया था, दोनों को मिक्स करके टोटल सोल्यूट कितना हो गया अभी, 235 A प्लस B का। अब टोटल सॉल्वेंट ये तो सिर्फ सोल्यूट का आ गया, ठीक है। अब वैसे टोटल कितना ऐड किया हमने, वो हमने ऐड किया था सोल्यूशन 300 प्लस 400 टोटल, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी थी, दैट वाज 300 प्लस 400 इक्वल टू 700 ग्राम थी टोटल अमाउंट, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज मास या वेट कितना आ जाएगा, 235/700 इंटू 100, ओके। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 235 डिवाइडेड बाई 7 हम देख लेते हैं कितना आंसर आता है एग्जैक्टली। 235 डिवाइडेड बाई 7 आएगा 33.5, तो ये आ जाएगा 33.5 परसेंटेज मास। ये किसकी है, परसेंटेज मास,
33.57 सल्यूट के लिए। ओके, इतने परसेंट किसके लिए है? सल्यूट के लिए। ओके, अब हमें अगर परसेंटेज मास जो है सॉल्वेंट का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का परसेंटेज मास कितना होगा? सॉल्वेंट की अमाउंट ओवर टोटल अमाउंट। अब सॉल्वेंट की अमाउंट कहाँ से आएगी? टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट। तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन टोटल अमाउंट इनटू 100। तो ये हमारे पास किसकी आ जाएगी? सॉल्वेंट की। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज अमाउंट टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ठीक है, अब इसको हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 700 माइनस 235 डिवाइडेड बाय 700, तो आ गया 66.4, 66.4%। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपस में 100% हो गया। ओके, तो यही हमारा आंसर बेसिकली आना चाहिए था कि परसेंटेज मास फाइनली शुड बी 100 ऐड करने के बाद। ठीक है, ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Solution is obtained by mixing 300 ग्राम of 25% and 400 ग्राम of 40% solution। 25% का मतलब क्या है? 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम, 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम, तो 1 में कितना होगा और 300 ग्राम में कितना सल्यूट होगा? दैट इज 75 ग्राम सल्यूट होगा इन 300 ग्राम। वैसे ही 400 ग्राम में कितना सल्यूट होगा? हमने निकाला 400 ग्राम में 160 ग्राम सल्यूट होगा। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल सल्यूट आ जाएगा। A प्लस बी क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट पता है, टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूशन पता है, ठीक है, फाइनल जो अमाउंट है वो भी पता है। तो परसेंटेज मास सल्यूट की, सल्यूट का वेट ओवर टोटल वेट इनटू 100, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट की, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज टोटल माइनस सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो ये किसकी आ गई हमारे पास? सॉल्वेंट के लिए। तो यही हमें निकालना था, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो उसने इस केस में बेसिकली दोनों के लिए निकालना था, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो this much amount of ethylene glycol is dissolved in this much amount of the water as a antifreeze solution। Calculate the molality of solution, ठीक है, and if density of solution is this much then what shall be the molarity। तो हमें molality and molarity दोनों निकालनी है। ठीक है, तो molality का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA इन ग्राम, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन मिल। ठीक है, वेट और मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिल। ठीक है, यही दो डिफरेंस होते हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में। तो ठीक है, हम निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या आएगी? वेट, वेट दिया है, वेट हमें दिया है 222.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें ऐसा तो दिया नहीं है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, कार्बन का कितना होगा? 6 है, 12 कार्बन का 24 हो गया, फिर 20 प्लस 4 हो गया तो 28 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 32, 33 एंड 34, तो वो हो गया 34। तो ये हमारे पास आ गया 62। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 62 आ गया। वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितना है? 200 ग्राम वेट है, 200 ग्राम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है मोलैरिटी आ जाएगी 222.6 है डिवाइडेड बाय हमारे पास है 62 एंड डिवाइडेड बाय है हमारे पास 200, तो 17.95 ग्राम पर मोल हमारे पास इसकी आ गई मोलैरिटी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। WB
222.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम इन मिल, ठीक है। हमने कहा था जब कभी भी डेंसिटी दी होती है तो हमें क्या करना है, डेंसिटी का फार्मूला लिखना है। पहले डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम आएगा मास ओवर डेंसिटी। अब मास किसका लेना है, पूरे सोल्यूशन का मास लेना है, ठीक है। अब पूरे सोल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज 200 ग्राम प्लस 222.6 ग्राम। ओके, क्योंकि हमें टोटल मास लेना है, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ओके, तो मास कितना होगा, 200 प्लस 222, मास 200 प्लस 222.6 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.072। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। यही बात हमने पिछले लेक्चर में भी कही थी कि अगर मास अलग अलग दिया है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का तो उसको ऐड कर लो, अगर मास टोटल मास सोल्यूशन का दिया है तो हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 प्लस 222.6 एंड डिवाइडेड बाय 1.072। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम का है 394। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आता है 394। तो यही वॉल्यूम अब मैं यहाँ पे भर दूंगा 394, ठीक है। तो मेरे पास जो मोलैरिटी आ जाएगी इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 222 डिवाइडेड बाय 62 एंड डिवाइडेड बाय 394। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 9.08 है, तो 9.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 9.1 आ गई मोलैरिटी, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस हमें यही ख्याल रखना है कि मोलैरिटी के केस में हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए और डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी दी है, अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन किसका होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सोल्यूट का मास ये है और सॉल्वेंट का मास ये है, ये टोटल मास है, तो वहाँ से टोटल वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर वैल्यू भर दी तो हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी भी आ गई। ओके, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन। तो एक वाटर का सैंपल है, उसमें क्लोरोफॉर्म डिजोल्व है। क्लोरोफॉर्म क्या है, कार्सिनोजन है, दैट इज कैंसर कॉजिंग एजेंट है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो हमें पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है कि पर मिलियन में कितने पार्ट्स डिजोल्व है, दैट इज द 15। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज एंड डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ओके, तो इसके दो पार्ट्स हैं, परसेंटेज निकालनी है और मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब दिया क्या है, 15 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब P15 ppm दिया है। 50 ppm का मतलब क्या होगा, 15 पार्ट्स आर डिजोल्व्ड इन पर मिलियन, ठीक है। 50 पार्ट्स आर डिजोल्व्ड इन पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज क्या होती है, जितने पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स में डिजोल्व किया गया है इनटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं, कितने में डिजोल्व किया गया है इनटू 100, सो दैट वुड बी अवर परसेंटेज। तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप बोलते हो कि आपके मान लो मैथ में कितने परसेंट मार्क्स आए मैथ में, तो आप क्या बोलते हो कि आपने 85 मार्क्स लिए, टोटल कितने थे, 100 थे इंटू 100। तो ये आपकी क्या होगी, परसेंटेज होगी 85%, ठीक है, मैथ में। अब मान लो टोटल लेना है, मान लो आपके 514 मार्क्स आए आउट ऑफ लेट्स से 650, ठीक है। तो मार्क्स आए कितने, 514, टोटल कितने थे 650, तो परसेंटेज कितनी हो गई, दिस मच। तो दिस शुड बी अराउंड 79%। ओके, तो इस तरह से परसेंटेज होता है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। कितने आपके मार्क्स थे, मान लो 15 मार्क्स थे, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे
1 मिलियन मार्क्स टोटल थे, तो परसेंटेज कितनी हो गई, इतनी। ओके, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसके बाद डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, मोलैलिटी का फार्मूला हमने बहुत बार किया है, दैट इज WB इंटू 1000 ओवर मॉलिकुलर वेट इंटू, क्योंकि मोलैलिटी निकालनी है तो WA इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो WB कितना है, अगेन 15 है, इंटू 1000 है, डिवाइडेड बाय कितने में डिज़ोल्व किया गया है, 10⁻6 में डिज़ोल्व किया गया है। ओके, और हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए, हमें CH3 का चाहिए, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, CHCl3 का। तो क्लोरीन का होता है 35, 2 का 71, तो 71 एक है, 35 एक है, हाइड्रोजन का एक है, कार्बन 12 एक है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, अराउंड 119 आ गया। ठीक है, 119। ओके, तो इसको हमें सोल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 119 इंटू 10⁻6। तो इसको सोल्व करने के बाद आता है मोलैलिटी 1.25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्ले इन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो हमारे पास एक अल्कोहल का सोल्यूशन है और दूसरा वाटर का है। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या रोल प्ले करती हैं। अब जो अल्कोहल है उसमें कौन सी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर क्या है, उसमें कौन सी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है आपस में, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दोनों में कौन सी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल में भी और वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इट मेक्स ए सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन क्या बनता है, बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन के साथ। पॉजिटिव डेविएशन का हम क्या मतलब है, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा दैट वुड बी हायर और मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ओके, तो वो भी उसका वेपर प्रेशर आएगा इनको मिक्स करने के बाद, दैट वुड बी मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, सो इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब ऐसा क्या होता है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो उनकी जो इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली वो वीक हो जाती है, वो कम हो जाती है। कोई इंटरेक्शन वीक हो गई है, कम हो गई है, तो हमें पता है कि फ्रॉम राउट्स लॉ क्या आता है कि वो जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ओके, वाई डू गैसेस नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक बीकर में क्या कुछ अपने लिक्विड वगैरह है, इसमें मैंने कुछ गैस डिजोल्व की हुई है, गैस है और लिक्विड भी है। ठीक है, और मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगी, जो गैस है वो लेस सोल्यूबल हो जाएगी, गैस के बबल्स हैं वो निकलने बाहर शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, पहली बात हमें पता ही है कि जैसे में से जो है एनर्जी सप्लाई करते हैं वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो जो है बाहर निकलना शुरू कर देती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, ये जो प्रोसेस है गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने का, इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वन रीज़न इज इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब क्योंकि जब गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जैसे हम हीट करेंगे तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, मतलब जो है गैस अब डिसॉल्व होने की बजाय वहाँ से लिक्विड से बाहर निकलना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड सिस्टम इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इसके बाद हमारे पास है स्टेट हेनरीज लॉ एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ में हम क्या बोलते हैं कि जो भी पार्शियल प्रेशर है गैस का, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
ठीक है। और इन अदर वर्ड अगर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं तो दैट इज बिकम KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यही हमारे पास क्या होता है, हेनरीज लॉ, कि जो कि उसका प्रेशर है ऑफ द गैस, ठीक है, ओवर ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन विद इन द सोल्यूशन। ओके, तो ये वो हमारे पास क्या आता है, इसका हेनरीज लॉ। इसके बाद आता है मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम जो है ड्रिंक्स है, जैसे कोका कोला ड्रिंक्स है, ऐसे कोई भी बेवरेज ड्रिंक्स हैं, उनमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। उसमें गैस डिसॉल्व क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही हम उसको गैस को किसी प्रेशर के अंडर उसमें डालते हैं तो गैस वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। ऊपर से उसको बंद कर देते हैं और जैसे हम उसका जो कैप है, उसको लिड है, उसको ओपन करते हैं तो वो जो प्रेशर है कम हो जाता है, बिकॉज इट इज़ नाउ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कम होने की वजह से वो गैस है इमीडिएटली बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व थी उस ड्रिंक में, ठीक है, वो भी कम हो गई है पहले से, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया है। तो यही हमने हेनरीज लॉ कहा था कि जो प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी। अब जैसे ही हमने इसकी बॉटल का मतलब उसको ढक्कन को खोला तो प्रेशर कम हो गया, नाउ इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी मोल फ्रैक्शन कम होगी, तो गैस है जो सारी जहाँ उसकी कुछ अमाउंट है जो वो बाहर आ गई। ओके, तो ये उसकी एक एप्लीकेशन थी। तो इसके अलावा और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सा लॉ जाता है, गेन यही लॉ होता है। कहाँ पे गैस का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का कम है, या कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, उसके हिसाब से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन वगैरह होता है, कैसे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर निकलती है। ओके, तो ये एप्लीकेशन हमारी बॉडी में भी, रेस्पिरेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो उसके पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। इफ द सोल्यूशन कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो रिलेशन कौन सा है, पार्शियल प्रेशर का है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जहाँ इथेन है डिसॉल्व उसका है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आता है दैट इज न्यूमेरिकल के लिए m अमाउंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इन दिस केस इथेन इज इक्वल टू उसका जो कांस्टेंट है इनटू p। ओके, जो हम करते हैं हेनरीज लॉ में वो रिलेशन होता है हमारे पास जब हमें मोल फ्रैक्शन दी होती है, दैट इज इन दैट केस प्रेशर जो भी होगा दैट इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस आता है जब न्यूमेरिकल दिया हो। इस केस में हमें ग्राम दिया हुआ है, दैट इज मास या वेट दिया हुआ है, तो ये रिलेशन आ गया विच इज डायरेक्ट रिलेटेड, मास इंटू इक्वल टू कांस्टेंट इंटू P प्रेशर। लेकिन इस केस में क्या है, हेनरीज लॉ ने किस फॉर्म में दिया था, हमें मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था, तो उसके में जो रिलेशन है P इक्वल टू KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि हमें ग्राम दिया है, मास दिया है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे इस केस में। ओके, तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें फर्स्ट केस में दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻⁻2 के हमें दिया नहीं है, प्रेशर हमें 1 दिया हुआ है ना, 1 bar। ओके, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी, K वुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1, तो बेसिकली यही आ गई 6.56 इंटू 10⁻⁻2, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इफ द सोल्यूशन कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, मतलब हमें अगेन सेम रिलेशन यूज़ करना है, m इक्वल टू K इंटू P। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m डिवाइडेड बाई K, m डिवाइडेड बाई K। अभी m कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 है, और K कितना है, K हमने यहाँ पे निकाल लिया, दैट इज 6.56 इंटू 10⁻⁻2 है।
ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 0.768। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका जो है प्रेशर। ओके, तो बस यही ध्यान रखना है कि हमें ये वाला रिलेशन यूज करना है या हमें ये वाला रिलेशन यूज करना है। ओके, बस यही इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा सोल्यूशन H रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। ओके, तो हमें बताना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन ये क्या है, तो व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ solution is higher than corresponding ideal solution of same composition ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में यही होता है कि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइडल बिहेवियर। सो व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कौन सा सोल्यूशन केस में, नॉन आइडल सोल्यूशन, तो व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, देन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं देन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं देन प्रेशर, ठीक है, व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइडियल सोल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, जैसे मान लो ये मैंने एक डायग्राम ली है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, तो ये हमारा एक्चुअल हो गया और ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो थे स्ट्रेट लाइन थी, ये आइडल बिहेवियर वाली थी। क्या अब इसका टोटल प्रेशर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, अब ये उसका जो है हायर हो गया। ठीक है, तो यही हमने कहा था कि व्हेन टोटल प्रेशर, दिस टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर, इससे ज़्यादा है, हायर इज हायर देन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइडल सोल्यूशन और द सेम कंपोजिशन। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी सेम कंपोजिशन हम ले सकते हैं wherever we want। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे नेगेटिव डेविएशन का क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर, अब क्या जाएगा, इज लोअर देन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइडल सोल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, बेसिकली लोअर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्लॉट बनता है वो कैसे बनेगा, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा मान लो आइडल बिहेवियर है, तो ये अभी लोअर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये इससे नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, लोअर हो गया। तो ये मेरा आइडल बिहेवियर वाला हो गया, ठीक है, और ये मेरा उससे लोअर हो गया, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइडियल सोल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन। ओके, तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव डेविएशन है, लोअर प्रेशर। तो उसके बाद उसने क्या पूछा है, डेल्टा एच का साइन पूछा है। डेल्टा एच साइन इन केस पॉजिटिव डेविएशन इज पॉजिटिव, डेल्टा एच का साइन इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन इज नेगेटिव। सो दिस इज माई पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज माई नेगेटिव डेविएशन। ओके, ठीक है, तो जैसे आपको थोड़ी डेफिनेशन याद रखनी है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, बाकी आपको ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल है, तो हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of solvent. What is the molecular mass of solute? ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है बेसिकली। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, तो मतलब मोलिकुलर मास MB सोल्यूट का हमें निकालना है। हमें दिया गया है एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। तो प्रेशर किस चीज़ का दिया हुआ है? सोल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, बिकॉज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल solute exert a pressure. So this is pressure of solution, that is PES, that is 1.004 bar. ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है? 2% नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बताया है। ओके, और हमें निकालना क्या है? मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो हमें कुछ अपनी तरफ से या हमें अपनी एडिशनल नॉलेज को यूज़ करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर इतना तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है, क्योंकि उसने 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, प्रेशर इतना आया है। ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, सोल्यूशन का प्रेशर दिया है, सॉल्वेंट जो प्योर है उसका भी कुछ प्रेशर होगा, दैट इज P0 शुड बी समथिंग प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, अब वैसे से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन P0 की हमें दी नहीं है, अगर नहीं दी है तो हम अज्यूम करेंगे जो है हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। तो 1 एटमॉस्फेयर पे जो उसकी वैल्यू आती है दैट इज़ 1.013 बार। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन हमें जस्ट अपनी एडिशनल नॉलेज से मतलब इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर द टाइमिंग अगर आपको याद भी नहीं है, इट्स नॉट ए न्यूमेरिकल कंसर्न। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, तो बार बार आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाएगी। ओके, चलो अभी P0 पता चल गया फ्रॉम आवर नॉलेज, PS हमें पता है, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो अभी हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS ओवर PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली यही होगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोल दिया कि 2% है तो 5% से कम है। ठीक है, तो 2% बेसिकली उस केस में आ जाता है जब सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, तो उस केस में हम इस यहाँ पे ठीक है NB को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू NB ओवर NA। तो मैंने इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। किस बेस पे निगलेक्ट किया? क्योंकि उसने 2% नॉन वोलेटाइल हमें कंपोजिशन दी हुई है, 2% इज वेरी लेस, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो ये हमने निगलेक्ट कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल आ गया। ओके, तो P0 कितना है? 1.013 है। PS कितना है? 1.004 है ओवर PS कितना है? यहाँ पे P0 आएगा, तो P0 है 1.013। ओके, तो XB हमारे पास आ गया। यहाँ पे NB क्या है? वेट और मोलिकुलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, वेट वेट ऑफ B ओवर मोलिकुलर वेट ऑफ B। ठीक है, इनटू J वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। गॉट इट? चलो, WB 2% है, 2 दे दिया। मोलिकुलर वेट हमें निकालना है इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ A ऑब्वियसली अभी हम वाटर को लेके चले हैं, तो वाटर का कितना होगा? 18 होगा। WA वाटर का कितना होगा? सॉल्वेंट का 2% है, तो बाकी कितना बचा हमारे पास? 98 बच गया। ओके, तो इधर हमारे पास कितना है? 1.013 माइनस 1.004 ओवर 1.013 है। ठीक है, अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू इसमें आती है।
तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा, तो अगर हम MB को इधर ले जाते हैं तो ये सारा उधर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 2 × 18 डिवाइडेड बाय 98। ये सारा फैक्टर ऐसे रह गया, MB इधर चला गया तो 1.03 ऊपर चला गया, 1.013 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 0.009। ठीक है, ये 13 है, ये 4 है, बेसिकली 9 का डिफरेंस आएगा। ओके, गॉट इट। अब इसको जब हम फाइनली सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 41.35। तो ये हमारा क्या जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके, न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं था, लेकिन जस्ट हमें ये पता होना चाहिए था इस केस में कि जो P0 की वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद तो डेफिनेटली इस न्यूमेरिकल को करना जो है टफ हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट आर दिस मच एंड दिस मच। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वन इज फॉर हेप्टेन एंड अदर इज फॉर ऑक्टेन, प्योर कंपोनेंट का। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ दिस मच ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड दिस मच ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ओके, तो बेसिकली में टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर P किसके इक्वल होता है, प्योर कंपोनेंट P0 इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर कंपोनेंट PB PA0 PB इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन। यही होता है टोटल वेपर प्रेशर। अगर दो कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमें दिया है और साथ में उसकी मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमें वहाँ से निकालनी पड़ेगी जहाँ जहाँ उसके जो है वेट्स को लेके। ओके, अब हमें दिया क्या है, हेप्टेन दिया है। हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, C7H7 14 16 हो गया, और ऑक्टेन दिया है, ऑक्टेन का मतलब C8H हो गया 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आ गए। अब इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो ये होगा 84 + 60 दैट इज 100। इसका आएगा 96 + 18 4 9 10 11 114। तो ये हमारे पास आ गया इनका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो अभी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। ओके, तो पहले मॉलिक्यूलर वेट से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ठीक है, वेट कितना है इसका, है हमारे पास हेप्टेन का 26/100। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या होंगे, कितना वेट है 35, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 114। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.26 आ गए Na, और Nb कितना गया 35 डिवाइडेड बाई 114। तो 35 डिवाइडेड बाई 114 आता है 0.31, 0.31। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी लेते हैं मोल फ्रैक्शन XA। XA कितना आएगा 0.26 ओवर 0.26 प्लस 0.31, यह आ जाएगा हमारे पास XA। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.456, 0.456। तो कॉरस्पॉन्डिंगली XB कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 1 - 0.456 XB आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 0.544। तो ये हमारे पास कितना आ गया, XB आ गया 0.544। ओके, चलो मोल फ्रैक्शन आ गई, प्योर कंपोनेंट पता है, टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर इज PA0 कितना है 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन XA की कितनी है 0.456 है। ठीक है, प्लस PB0 कितना है, PB0 हमारे पास है 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन कितनी है
बी कंपोनेंट की 0.544 है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसके अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 73.43, 73.43। ओके, किलो पास्कल है क्योंकि सब कुछ हमें वहाँ पे यूनिट्स में किलो पास्कल में दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो हमारा आंसर आ गया इन किलो पास्कल, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल अगेन एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इन इट। ओके, तो वेपर प्रेशर वाटर का दिया है, तो बेसिकली हमें प्योर कंपोनेंट का दिया है। तो प्योर कंपोनेंट कितना हो गया, पी ए नॉट, जहाँ हम सिंपली पी नॉट लिख लेते हैं, प्योर कंपोनेंट है। कितना है इसका 12.3 किलो पास्कल है, प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम। कैलकुलेट वेपर प्रेशर 1 मोलर सोल्यूशन का हमें निकालना है। ओके, तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा अगेन रिलेटिव लोअरिंग वाला। तो क्या होता है फार्मूला, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो इस केस में हमें पी एस निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे सिर्फ 1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है। मोलैरिटी कितनी दी है, 1 मोलर, पर ये किसकी दी हुई है, ये दी हुई है हमें कंपोनेंट बी की। मोलैरिटी किसकी है, कंपोनेंट बी की। सॉल्वेंट की मोलैरिटी नहीं दी हमें, मतलब वाटर की कितनी है वो नहीं दी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर है पी नोट है, ये किसका है, वाटर का है। ओके, तो ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट क्या है, ये हमारे पास सोल्यूट के लिए है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें जो ए कंपोनेंट है, दैट इज जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसकी मोलैरिटी लगेगी। अब वाटर की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ओके, वो निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो चाहिए बेसिकली। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, अब वाटर के केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, दैट वुड बी वेट ऑफ वाटर ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ओके, अब इसमें वाटर का वेट कितना है 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो कितना आ गया 55.5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, मोल फ्रैक्शन के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के। कंपोनेंट बी के लिए तो उसने बोल दिया है कि 1 मोलर है, मतलब 1 मोल है। कंपोनेंट ए के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, वो मुझे निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं। और वेट कितना है 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 वाटर का। अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो पता है 18, लेकिन वेट कहाँ से आया 1000 मेरे पास, वो हमने लिया है मोलैरिटी से, ठीक है। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेट ऑफ बी इंटू 1000 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए, ठीक है, इन ग्राम, यही होती है वेट ऑफ ए इन ग्राम, ठीक है। अब क्योंकि मोलैरिटी है तो डेफिनेटली वो पर 1000 ग्राम होगी, ठीक है। तो पर 1000 ग्राम होगी तो हमारे पास 1000 यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा, 18 आ गया, 55.5 आ गया, तो इसके भी नंबर मोल्स आ गए, इसके भी नंबर मोल्स आ गए, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, बेसिकली मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 मोलर ओवर 1 प्लस 55.5, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट है, ठीक है। अब पी नोट को उधर ले जाओ तो हमारे पास कितना आता है 1 ओवर 1 प्लस 55.5 इंटू पी नोट उधर चला गया, तो पी नोट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी नोट की वैल्यू है 12.3
12.3, ठीक है। अब यहाँ पे पी नोट कितना है 12.3 माइनस पी एस है, ओके। अब इस सारे को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसका आंसर आता है 0.017 इंटू 12.3, ओके। तो इंटू 12.3 है, तो यहाँ से मैं माइनस पी एस कर देता हूँ, ये मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस 12.3 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस को ख़त्म कर देते हैं तो पी एस आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 12.3 माइनस 0.0177 इंटू 12.3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, हम 12.3 से कुछ चीज़ को माइनस करेंगे, समथिंग वी आर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 12.3, तो आंसर वो 12.3 से कम आना चाहिए, ओके। तो आंसर जो हमारे पास अल्टीमेटली आता है दैट इज 12.08, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी एस। तो यही हमें निकालना था कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज एनी, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द 1 मोलर सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिकली ट्रिक था वो क्या था कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। सोल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल्स उसने बता दिए, लेकिन उसने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताए। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली जाना पड़ा, ठीक है। हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स वेट और मॉलिक्यूलर वेट होता है, और वेट कहाँ से लिया हमने, उसकी मोलैरिटी से ले लिया, 20/80 तो 55.5 आ गया। वही हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भर ली, तो बाकी क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया प्रेशर, ओके, दैट इज 12.08, गॉट इट, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। तो अभी फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी dissolved in 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%, ठीक है। तो हमें वेपर प्रेशर दिया है कि 80% रिड्यूस हो गया। ऑब्वियसली इनिशियली कितना था 100% था, तो 100% है 80% आ गया, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें डिसोल्व किया गया है, जिसका मोलर मास जो है 40 है, तो जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, उसका मोलिकुलर मास कितना होगा 18, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, WB, हमें दिया क्या है MB दैट इज 40, ओके। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया होगा 80% उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। इसका मतलब जो शुरू में था प्योर कंपोनेंट का कितना था 100, और जो सोल्यूशन का आया हमारे पास वो कितना आ गया 80, रिड्यूस टू 80 है, ओके। तो प्योर का कितना था, इट मीन्स 100 था, और रिड्यूस हो कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, गॉट इट, ठीक है। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, दैट इज WB। तो जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, P0 माइनस PS ओवर P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। हमारे पास बेसिक इक्वेशन यही है मोल फ्रैक्शन वाली। तो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये क्या है, P0 माइनस PS और P0 सिंपली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ओके। ये क्या है, NB ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज सिंपली मोल फ्रैक्शन है, ओके। ये इक्वेशन हमें पता है। अब जब हम कंडीशन लगा देते हैं कि सोल्यूशन इज डाइल्यूट, तो हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे NB को निगलेक्ट कर सकते हैं। इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूट वी कैन निगलेक्ट NB। तो हमारी इक्वेशन वो सिंपल हो जाती है, रिलेटिव लोअरिंग ओवर इक्वल टू NB ओवर NA, सिंपल हो गई। तो NB ओवर NA से हमारे पास हमने WB MB की फॉर्म में इसको लिख लिया, गॉट इट। इसके बाद चलो ये तो हो गया कि जब इक्वेशन को सिंपल बना लिया गया बाय अप्लाइंग द कंडीशन के सॉल्यूशन वो डाइल्यूट है। अब सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट नहीं है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें ये सारी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इन केस सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूटेड, ठीक है, तो हम को जो है सारी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ओके।
अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि सोल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि हम इस केस में इस चीज़ को निगलेक्ट करें या ना करें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होता है कि उसकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सोल्यूशन इज डाइल्यूट और नॉट, वेदर यू कैन निगलेक्ट और नॉट। तो उस केस में हमारे पास एक नया फार्मूला है ये वाला, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ओके। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा डिफरेंस है। देखो पी नॉट माइनस माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पी एस आ गया, बस यही एक डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ का। इधर क्या है एन बी ओवर एन ए, बाकी सारा डब्ल्यू वाला वो वाला, ठीक है। तो अगर हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो हमें इस केस में वो जो है ये सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है उस सब का हमें कुछ भी मतलब जा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी कैन डायरेक्टली यूज़। अब यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे आता है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी उसने बोल तो दिया कि नॉन वॉलेटाइल जो है मास है हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें मास कैलकुलेट करना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं है, ना ही हमें उसकी मोल फ्रैक्शन पता है। इसका मतलब ये प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट होगा या कॉन्सनट्रेटेड होगा। वेदर अब मुझे इसको निगलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो इस तरीके से सोल्व करना पड़ता है या फिर इस वे से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम ये वाला तरीका लेके देखेंगे, ओके। ये आप अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हो या हम भी देख लेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम ये लेते हैं, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एन बी को निगलेक्ट करना है कि नहीं करना, इट्स नॉट क्लियर एंड वी विल यूज दिस जो है रिलेशन, ओके। तो डब्ल्यू बी दिया है, एन बी दिया है, और मैंने एक बात नोट की कि हमें ये भी दिया हुआ है, मतलब डब्ल्यू ए भी दिया हुआ है। वी हैव WA also at is 114 ग्राम, हमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं, एक्स भी है, हमें ये तो पता नहीं निगलेक्ट करना है कि नहीं करना, हमें सारी वैल्यूज़ भरनी पड़ेंगी। तो मतलब हमें एम बी भरना पड़ेगा, एन ए भी भरना पड़ेगा और एन बी भी भरना पड़ेगा, गॉट इट। एन बी कितना होगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी हो जाएगा। एन ए कितना होगा, डब्ल्यू ए ओवर एम ए हो जाएगा, प्लस एन बी कितना होगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी हो जाएगा, यही होगा, ओके। अभी पी नोट कितना है, 100 है, पी एस कितना है, 80 है, पी नोट कितना है, 100 है, ओके। डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, एम बी कितना है, 40 है, डब्ल्यू ए कितना है, 114 है, एम ए कितना है, एम ए मॉलिकुलर वेट ऑफ एम ए हमें नहीं दिया, एम ए क्या है हमारे पास, ऑक्टेन है, ऑक्टेन कितना होगा, 8 होगा, C18 H16 18, तो ये आ गया 96 प्लस 18 9 10 114, तो ये आ गया हमारे पास 114, ठीक है, 114 आ गया, प्लस डब्ल्यू बी हमें निकालना है और मॉलिकुलर वेट 40 हमें दिया है। तो ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ अभी। अब ये कितना होगा, 100 माइनस 80 20 बाय 100, तो ये मेरे पास आ गया बेसिकली 20 बाय 100, ओके, इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर 40 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, बेसिकली 1 आ गया, 1 प्लस डब्ल्यू बी ओवर 40, ठीक है। ये कैंसिल हो के 1/5 आ गया, 1/5 इंटू, ये मैं सारा इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 1/5 इंटू क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस डब्ल्यू बी ओवर 40 इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर 40, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40
प्लस कितना आ गया WB। ओके, इसको ऐसे करें या हम इसको ऐसा करते हैं, नहीं हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 1/5 है इक्वल टू WB/40। ठीक है, हमने जैसे इसको सोल्व कर लिया 40, तो यहाँ में 40 आएगा प्लस WB आएगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर इसको अंदर लेके जा सकता हूँ तो यहाँ मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। ऐसा करते हैं, हम इसको इधर ले जाते हैं सारे को, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 200, तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस WB इक्वल टू 5 इंटू 40 200, तो 200 उधर चला गया, बेसिकली बन गया 200 WB/40। ओके, तो अब ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 5 आ गया, तो हमारे पास आ गया 40 प्लस WB इज इक्वल टू 5WB। ठीक है, अब 5WB, ये मेरा WB उधर चला गया, तो आ गया 40 इक्वल टू 5 माइनस 1, कितना आ गया 4WB, और WB कितना आ गया मेरे पास 40/4 10, तो मेरे पास जो WB आ गया 10 आ गया। ओके, तो इसका मतलब जो है 10 ग्राम को डिज़ोल्व किया गया था इंटू 114 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 114 ग्राम इंटू परसेंटेज निकालो तो मेरे पास कितना परसेंट आएगा। ठीक है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो 5% से ज़्यादा ही आएगा। ओके, हम रफली ले लेते हैं, मान लो जी मेरे पास 100 होता, लेट्स से 114 मान लो 100 होता, तो आंसर 10% आता। ठीक है, अगर ये 100 होता, अब क्योंकि ये 114 है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा, लेट्स से 9% आ जाएगा, लेकिन 9% 5% से तो ज़्यादा है। अगर सोल्यूशन 5% से ज़्यादा है तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी होती है, उस केस में हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अप टू 5% वी कैन निगलेक्ट, वी से सोल्यूशन इज डाइल्यूट, पर उससे ज़्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकते, सोल्यूशन इज कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, अब क्योंकि शुरू में हमें पता तो नहीं था कि डाइल्यूट है या कॉन्सनट्रेटेड है, तो हमने इसी को लेके पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 10, और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ इट इज़ 9%। ठीक है, इसका मतलब हमारी अप्रोच ठीक थी, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ किया। गॉट इट। चलो, ये हमारा हो गया एक मेथड। अभी हम दूसरा मेथड डायरेक्टली ले लेते हैं। P0 कितना है 100, PS कितना है 80 डिवाइडेड बाय PS दैट इज 80 इक्वल टू सीधा ये वाला रिलेशन WB हमें निकालना है, MA मोलिकुलर वेट ऑफ A, मोलिकुलर वेट ऑफ A हमने भरा था 114, WB इंटू 114, मोलिकुलर वेट ऑफ B का मोलिकुलर वेट दिया था 40, WA भी दिया था हमें 114। ठीक है, तो ये सीधा ही कैंसिल हो गया इस केस में, ये कितना हो गया 20 हो गया, 20/80 इक्वल टू WB/40, तो हमारे पास यहाँ से WB कितना आएगा, ये सीधा कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 10, तो WB कितना आ गया 10। ठीक है, तो यही हमने कहा था कि अगर हमें नहीं पता कि क्या करें क्या ना करें, या तो ये रिलेशन यूज़ करो तो या फिर ये रिलेशन यूज़ करो। ठीक है, तो इन दोनों में वो जो फैक्टर है हमें इतना उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो हमने इन दोनों तरीक़ों से इसको सोल्व कर लिया है। ओके, इनकेस आपको पता है कि हम इसको 100% श्योर है कि निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी अप्रोच लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी था और कंसेप्चुअल बेस्ड था। ठीक है, इसको आप ध्यान से करिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kPa। ठीक है, तो 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसको 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है एंड वेपर प्रेशर इज 2.8। फर्दर 80 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सोल्यूशन, देन न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 kPa। तो उसी में 80 ग्राम वाटर को और डाला गया तो वेपर प्रेशर हो गया 2.9।
कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 298। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट निकालना है, दैट इज P0 हमें निकालना है। ओके, तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहले पार्ट देखते हैं। तो हमें दिया क्या है, WB दिया है विच इज 30, फिर हमें WA दिया है, यस WA भी दिया है, WA दिया है 90, मॉलिकुलर वेट ऑफ B हमें निकालना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ A क्योंकि वाटर है तो 18 होगा, ठीक है। P0 दिया है, P0 हमें अल्टीमेटली निकालना है, वो दिया नहीं है, और PS दिया है, PS दिया है 2.8 किलो पास्कल पहले केस में, फिर उसके बाद PS बन जाता है 2.9, ठीक है। पहले केस में 2.8 था, फिर 18 ग्राम वाटर डालने के बाद 2.9 हो गया, तो 2 PS की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है सोल्यूशंस की। ओके, तो इसको देख सकते हैं क्या लगता है हमें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फार्मूला काम आएगा। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS ओवर P0 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें ये आ गया, और हमारे पास क्या है, NB कहता है, NB होगा हमारे पास WB ओवर MB ओवर WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB, यही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, WB कितना है 30, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फिर MB तो हमें निकालना ही है, वो हमें पता नहीं है। WA ओवर MA, WA कितना था पहले 90 था, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है, प्लस WB हमें पता है दैट इज 30, और MB हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। तो इधर हम ये वैल्यूज भी भर लेते हैं। P0 की वैल्यू हमें अभी तो पता नहीं है, P0 की वैल्यू, PS की वैल्यू हमें शायद दी हुई है, PS की वैल्यू 2.8 ओवर P0 हमें अभी पता नहीं है, ओके, इक्वल टू ये वाली टर्म, ठीक है। ये सोल्व करके ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 30 बाय MB ओवर ये कितना आ गया 5 प्लस 30 बाय MB, ठीक है। ये इतना आ गया यहाँ पे। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं P0 को P0 से, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2.8 P0 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 30 बाय MB ओवर 5 प्लस 30 बाय MB, ओके। तो अभी क्या करें, तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ओके। यहाँ हम थोड़ा सा इसको इजी करना है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम 1 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, 2.8 ओवर P0 इक्वल टू, इसमें 1 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 30 ओवर MB 5 प्लस 30 ओवर MB, ठीक है। ये इधर माइनस है, ये उधर जाके -1 हो जाएगा। अब इसको माइनस को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.8 ओवर P0 इक्वल टू 1 माइनस 30 ओवर MB ओवर 5 प्लस 30 ओवर MB। तो वैसे हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम के साथ, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसे 1 है, हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा
5 प्लस 30/MB, ठीक है। तो इधर ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 30/MB माइनस ये सारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया 30/MB, 2.8/P0, ठीक है। अब ये प्लस 30/MB है, ये माइनस 30/MB है, तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से इस तरफ, तो लिखते हैं 2.8/P0 इक्वल टू 5 दिस वन, 5 प्लस 30/MB, 30/MB, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, P0 बाय 2.8 इक्वल टू 5 प्लस 30/MB डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा किया तो मेरे पास क्या बेसिकली आ गया 5/5 प्लस 30/5 MB, तो ये 5/5 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 6/MB, तो ये आ गया P0 बाय 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6/MB, ओके। तो ये तो हमने किया है सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को लेके यहाँ तक। अब उसने बोला था कि 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करने के बाद उसका प्रेशर है 2.9 हो गया, ओके। अब यही सारा कुछ हम करेंगे 2.9 वैल्यू लेके वेपर प्रेशर के लिए, और 80 ग्राम वाटर को एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट यही इक्वेशन बनेगी एंड में आके, ये वाली, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज कहाँ पे होगा, तो मैं वो चेंज डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वो यहाँ से शुरू करूँगा अभी, यहाँ से, ठीक है। देखो 2.8 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2.9, P0 की जगह P0 ही रहेगा, इक्वल टू, ये 5 कहाँ से आया था हमारे पास, 5 हमारे पास आया था यहाँ से 90/18, ठीक है। 90 ग्राम ऑफ वाटर, 18 उसका मोलिकुलर वेट था। अब इसमें 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया गया एक्स्ट्रा में, मतलब 1 मोल है जो एक्स्ट्रा में एक और ऐड हो गया, तो ये 5 का बेसिकली क्या बन गया 6 बन गया, तो ये बेसिकली आ गया हमारे पास 6, यहाँ भी कितना आ गया 6/30/MB, बाकी सारा सेम आ गया, ठीक है। 2.8 की जगह 2.9 आ गया, P0 रह गया, 5 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया, 30/MB सेम आ गया, ओके। अब इसको उल्टा कर दो इसकी तरह, हमारे पास क्या आएगा P0 ओवर 2.9, ये उल्टा हो गया 6 प्लस 30/MB ओवर 6, ठीक है। अगेन ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 5/MB P0 ओवर 2.9, तो एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आएगी अल्टीमेटली, ठीक है। P0/2.8 P0/2.9 इक्वल टू 1 प्लस 6/MB 5/MB, तो अदरवाइज आप इसको भी सीधा वहाँ से लिख सकते हो, तो लेकिन मैंने 2-3 स्टेप कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। अब अल्टीमेटली क्या करना है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, ओके। तो अब इनका डिवाइड देखते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी हो गया, देखते हैं इसी बोर्ड पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मान लो मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ओके। तो हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 P0/2.8 है, वहाँ पे P0/2.9 है, तो हमारे पास P0 कैंसिल हो जाएगा, 2.9/2.8 आ जाएगा, 2.9 डिवाइडेड बाय 2.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
तो ये डिवाइड हो गया। इसके बाद इसको डिवाइड करना है, तो ये होगा 1 + 6/MB, 1 + 6/MB ओवर 1 + 5/MB, 1 + 5/MB। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर लेगा 2.8 प्लस 2.8 इंटू 6 को डायरेक्टली देख लेते हैं कितना था, 2.8 इंटू 6 16.8 MB इक्वल टू, ये इधर चला गया 2.9 प्लस 2.9 इंटू 5, 3 होता तो 15 आता, तो जाएगा 45 5 4 10 4 14 14/5 आ गया। ठीक है, 2.9 एंड 14/0.5 MB। ठीक है, कुछ नहीं किया, बेसिकली इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे। ओके, अब जो है 16.8 MB माइनस 14.5 MB है इक्वल टू 2.9 माइनस 2.8 है। 2.9 माइनस 2.8 कितना होगा हमारे पास, 0.1 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 0.3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 MB। ओके, तो MB कितना आ जाएगा, बेसिकली 0.1 डिवाइडेड बाई 2.3। MB इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2.3। ये तो बहुत ही कम आंसर आ रहा है। कुछ हमने प्लस डिजिट में भी मिस्टेक किया कहीं पे। ठीक है, तो किसी डिजिट में मिस्टेक हुई है हमारी, तो 2.8 उधर गया, 2.8 के साथ हमारे साथ था 6 था, ये तो ठीक लग रहा है। 2.8 के साथ 6 था, 2.9 के साथ 5 था, 2.9 के साथ हमारे पास 5 था, ये तो ठीक लग रहा है। तो मल्टीप्लाई किया 2.8 आया, फिर आया हमारे पास 2.8 इंटू 6 16.8 आया, फिर 2.9 इंटू 2.9 प्लस 2.9 इंटू 5 आया, तो 2.8 इंटू 6 18 से कम आया, जितने से कम आएगा। ओके, तो वो इधर आ गया, तो वो 2.8 उधर चला गया। ओके, तो कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में कहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ तक तो ठीक है, यहीं पे कहीं पे कुछ हुआ होगा। 2.8 2.6 एक्चुअली यहाँ पे ये डिवाइडेड की फॉर्म में था, यही मिस्टेक थी कि ये हमारा डिवाइडेड की फॉर्म में था। ओके, तो इसलिए आंसर काफ़ी कम आ रहा था हमारा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 1/MB इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 2.3 इक्वल टू 0.1, सो दैट MB इक्वल टू उधर चला गया 23। यस, ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, कंसेप्ट भी ठीक था, जस्ट गलती से क्या कर दिया, 2.8 यहाँ डिवाइडेड बाय MB था तो मल्टीपल MB कर दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, अदरवाइज सारा कुछ ठीक है। तो MB हमारा 23 आ गया। तो हमें निकालना क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना था, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे वेपर प्रेशर निकालने के लिए, MB की वैल्यू हमें पता चल गई है, MB हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो दिस वुड बी माई सेकंड पार्ट। ठीक है, तो P0 अभी 2.8 यहीं पे लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 1 + 6 ओवर MB, MB कितना है 23। ओके, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले 6 डिवाइडेड बाय 23 कर रहा हूँ, तो आ गया मेरे पास 0.26। 6 डिवाइडेड बाय 23 तो आ गया 0.26, सो 1 + 0.26 आ गया। ओके,
अभी मैं 2.8 को उधर लेके जाता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ, तो कितना आ गया 2.8 प्लस 2.8 इंटू 0.26, 0.26 इंटू 2.8 वो आ गया 0.72, 0.728 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पी नोट हो गया। तो पी नोट अल्टीमेटली मेरे पास 2.8 प्लस हो गया, 2.8 प्लस हो गया तो 3.52 आ गया, 3.528 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो बस वही मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे भर दी है। ओके, 1 प्लस 6 ओवर एम बी कितना था 23, पहले इन दोनों को सोल्व करके 0.26 आ गया, 1 प्लस 0.26। अब इस 2.8 को मैं उधर ले गया, यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो कितना गया पी नोट इक्वल टू 2.8 प्लस इसको मल्टीपल करके कितना गया 0.72, उन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 3.528। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा था, बट सिंपल ही था। ओके, तो अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजी पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट फ्रीजी पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजी पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस मच। तो हमें दो सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन दी है, 5% है, 5% है, एक में केन शुगर है, एक में ग्लूकोज है। तो बेसिकली हमारे पास एक सॉल्यूशन है केन शुगर का और दूसरा हमारे पास किस चीज़ का है, ग्लूकोज का। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट फ्रीजी पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो हमें इस सॉल्यूशन का फ्रीजी पॉइंट निकालना है, मतलब इसमें डेल्टा टी एफ निकालना है। तो हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। इसका टी एफ हमें निकालना है, डेल्टा टी एफ। इस केस में हमें दिया क्या क्या है, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, के एफ हमें चाहिए, मोलैलिटी के लिए क्या लगेगा, डब्ल्यू बी लगेगा, एम बी लगेगा एंड डब्ल्यू ए लगेगा। ठीक है, ये कुछ लगेगा। के एफ हमें पता नहीं है, के एफ कहीं दिया भी नहीं है, तो वो के एफ की वैल्यू हमें के शुगर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है। ओके, अब इसका डेल्टा टी एफ दिया है, यस, यहाँ पे हमें दिया फ्रीजी पॉइंट 271 केल्विन दिया है और प्योर का भी दिया हुआ है 273.15। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ हमारे पास आ जाएगा 273.15 माइनस 271। ठीक है, के एफ यहाँ भी नहीं दिया, मोलैलिटी भी नहीं दी, लेकिन हमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है। डब्ल्यू बी दिया हुआ है, 1000 हमें पता है, एम बी हमें पता है और डब्ल्यू ए भी हमें पता होगा। ओके, तो ये कितना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बेसिकली हमें इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ पता नहीं है, एम हमें ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पता है। के एफ निकालने के लिए उसने एक्चुअली ये वाली सोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन दे दी, इसमें उसने डेल्टा टी एफ भी दे दिया, मोलैलिटी दे दी और के एफ बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ताकि वो के एफ हम यहाँ पे भर सकें। ठीक है, ओके, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2.15 आएगा इंटू के एफ, डब्ल्यू बी वेट कितना है, बी का 5 है, इंटू 1000 है, एम बी कितना है, मोलिकुलर वेट, कौन सा सोल्यूशन है, केन शुगर का। केन शुगर कितना होता है, हमने पहले भी बात की थी, 180 इंटू 2 मतलब 360 माइनस 18 342। ठीक है, केन शुगर ऐसे है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगते हैं जैसे 180 180, तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वे हमारे पास आ गया 342, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 342। डब्ल्यू ए कितना है, क्योंकि 5% है तो ये कितना होगा, 95 हो जाएगा, सिंपल ही है। ठीक है, तो यहाँ से के एफ कितना आएगा, 2.15 इंटू 342 इंटू 95 ओवर 5 इंटू 1000, ये मेरे पास आएगा के एफ। ठीक है, तो इसको अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2.15 है, फिर इंटू है 342 है, इंटू है 95 है,
डिवाइडेड बाय 5000 है, ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 13.9। ओके, अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे भरनी है। तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, के एफ हमें पता चल गया 13.9 आ गया, इंटू डब्ल्यू बी कितना है, इस केस में भी जो सोल्यूशन है 5% है, ये भी 1000 है, 95 होगा। मोलिकुलर वेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180। ओके, तो अभी हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास। ये आ गया 13.9, सॉरी एक मिनट, 13.9 इंटू 5000 एंड देन 180 एंड देन 95, 4.06। ठीक है, 4.0 जो हमारा इतना डेल्टा टी एफ हमें आ गया। ओके, यही निकालना था। कैलकुलेट द फ्रीजी पॉइंट। ओके, उसे बोला कैलकुलेट फ्रीजी पॉइंट, उसे ये नहीं पूछा कि डिप्रेशन इन फ्रीजी पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजी पॉइंट पूछ लेता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है फ्रीजी पॉइंट निकालना है, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि वो कितने केल्विन पे वो होगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 273.15 माइनस 4.06। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 269.09 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 269.09। तो ये हो गया हमारा नया फ्रीजी पॉइंट। ओके, तो डिफरेंस क्या था, अगर यहाँ तक होता तो पूछते डिप्रेशन इन फ्रीजी पॉइंट, लेकिन उसने पूछा फ्रीजी पॉइंट है तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास फ्रीजी पॉइंट आ जाएगा, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजी पॉइंट। तो पहले वो यहाँ पे फ्रीज होता था, अभी वो अप्रॉक्सीमेटली 4 केल्विन टेम्परेचर जो है उससे कम पे जाके फ्रीज होगा। और इस केस में कितने पे फ्रीज हुआ था वो, 271 पे। तो यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली 2 केल्विन लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ था, यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली 4 केल्विन लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड में था। या यही ध्यान रखना है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है या एग्जैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। ओके।